हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। शानदार हो, जबरदस्त हो, मजे में हो। वी आर बैक विथ अनदर यूट्यूब लेक्चर फॉर 11th इकोनॉमिक्स कॉमर्स ऑफ कोर्स। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर चैप्टर का नाम दिख रहा है। चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मनी। तो गाइस ये मनी, सो जैसे ही हम लोग ये वर्ड सुनते हैं हमारे चेहरे चमकने लगते हैं। पैसा, पैसा सर, पैसा। तो आज के डेट में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव? मनी, ऑफ कोर्स सर। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये बाद में, पहले मनी। आज का पर्सपेक्टिव, आज की जनरेशन का पर्सपेक्टिव, हम सबका पर्सपेक्टिव ये बन चुका है कि सर मनी इज द मोस्ट वाइटल थिंग फॉर सर्वाइवल इन टुडेज वर्ल्ड, है ना। तो भाई पैसा कमाना है सबको, सबको बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो सर हमने कॉमर्स लिया है। हमें पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना है, हमें बिजनेस के बारे में सीखना है। तो आइए जानते हैं मनी क्या है, मनी के बारे में। तो लेट्स रीड आउट द इंट्रोडक्शन। मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ मनी वॉज वन ऑफ द फंडामेंटल इन्वेंशंस आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस। सो पैसे का इन्वेंशन जो है ये काफ़ी फंडामेंटल इन्वेंशन रहा है। एंड क्या इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी चलती थी? ऑफ कोर्स चलती थी। पैसा एक इन्वेंशन है जो बाद में हुआ है। इकोनॉमी यूज्ड टू रन इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। तभी के जमाने में लोग कैसे पैसे में डील करते थे, या पैसे, व्हाट वाज मनी? अभी तो मनी हम लोग को पता है कि वी हैव नोट्स, वी हैव कॉइन्स, वी हैव करेंसी, जो आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, हमें तो पता है उतना। लेकिन सर पहले के जमाने में ये क्या होता था? तो अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहले के ज़माने में कैसा होता था। सबसे पहले लेट्स रीड आउट थ्रू, लेट्स फिनिश आवर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ मनी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। काफी सारे मनी की वजह से क्या होता है गाइस? बेसिक क्वेश्चन, पैसे की वजह से सर क्या होता है? हम गुड्स को खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। सो इकोनॉमी को रन करना, टू रन द इकोनॉमी, इट इज पॉसिबल। सो हम लोग ऐसा दैट मनी इज द रनिंग, मनी इज द अल्टीमेट गैजेट जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है आज की डेट में, करेक्ट। तो यही है इंट्रोडक्शन में आपके, ज़्यादा और कुछ दिया नहीं है आपको, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी। आज हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी में हैं, पहले हम लोग एंशिएंट इकोनॉमी में थे। हम लोग एंशिएंट इकोनॉमी भी देखने वाले हैं कि एंशिएंट इकोनॉमी में ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो हमें मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। हमें एक अलग कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी केम इनटू द पिक्चर। व्हाई डिड दिस हैपन? ठीक है। मनी इज इन सर्कुलेशन टुडे वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। अरे बाप रे, ये क्या शब्द फेंक के मार दिया इन्होंने, बार्टर। सर ये बार्टर क्या है? व्हाट इज दिस बार्टर? सुना है आपने कभी बार्टर सिस्टम? हाँ, ये वही है सर जो हम गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इधर होते हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि जब पहले के ज़माने में सर, जब पैसे नहीं होते थे, देयर वाज नथिंग कॉल्ड मनी, तब लोग कैसे बाइंग एंड सेलिंग करते थे? तो तभी था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये सिस्टम होता है जहां पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज फॉर सर्विसेज। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक बोरी चावल दिया, आपने मुझे एक बोरी गेहूं दे दिया। अभी मेरा एक चावल का खेत है, आपका गेहूं का खेत है, और मुझे गेहूं की ज़रूरत है बिकॉज मैं चावल पे थोड़ी ना, मैं सिर्फ चावल थोड़ी खाऊंगा। तो मैंने आपको एक बोरी चावल दिया, आपने मुझे एक बोरी गेहूं दे दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, क्योंकि पहले तभी मनी कुछ था ही नहीं। सबका अपना अपना कोई खेत था, किसी का कोई खेत है, कोई देयर इज अ फिशरमैन, देयर इज कोई गोल्डस्मिथ है। सो अलग अलग प्रोफेशंस में लोग एंगेज्ड है। तो ये लोग आपस में ही उनका जो लोग आपस में ही एक दूसरे को बेचते थे, एंड फॉर ईच अदर्स गुड्स ओनली। इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों की बार्टर सिस्टम क्या होता है? लेकिन ना इस बार्टर सिस्टम में ना डिफिकल्टीज थी, काफी सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रही थी।
या जो एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं ना इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी एक्यूरेट होनी चाहिए, या करेक्टनेस जिसको बोलते हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर था। तो सर ऐसा क्यों है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। यहां पे आप लोगों को चार्ट फॉर्म में भी दिया है नीचे शायद, एक सेकंड ना, यहां पे देखो प्रॉब्लम ऑफ, हाँ चार्ट देखो, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, lack of common measure of value, difficulties in storage of goods, in goods, problem of making deferred payments। हाय राम, इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद रखूंगा मैं, इतने सारे पॉइंट्स को कैसे? डोंट वरी, मैं हूं ना। चलो एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अभी lack of double coincidence of wants was one of the major limitations of barter system। एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर इंस्टेंस, पर्सन ए हैज क्लॉथ and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange। in this case exchange between A and B would not take place। अभी बार्टर सिस्टम में कैसा था कि मैं एक गुड्स खरीद रहा हूं और इन रिटर्न में आप लोगों को दूसरा गुड दे रहा हूं। अभी मेरे पास हमेशा ही होती है ये बॉटल, फेवरेट एग्जांपल। अभी ये बॉटल मान लो, मुझे ये बॉटल मुझे बॉटल बेचनी है एंड मेरी नीड है, मुझे खरीदना है, मान लो मुझे टिफिन खरीदना है, क्योंकि बॉटल्स मैं बनाता हूँ, मेरा बॉटल्स का बिजनेस है। ये मेरी बॉटल है एंड मैं उसको बेच रहा हूँ मार्केट में, एंड मुझे टिफिन खरीदना है। लेकिन सामने वाला टिफिन नहीं, मुझे प्लेट ऑफर कर रहा है। सामने वाला मुझे प्लेट्स दे रहा है, स्पून दे रहा है, लेकिन मुझे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो टिफ़िन चाहिए, मैं तो ऑफिस जाने वाला हूँ, मुझे टिफ़िन चाहिए, क्योंकि अभी मनी तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो फिर अब कैसे खरीदूंगा? तो ये प्रॉब्लम्स आती थी डबल को, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब जब दोनों एंड्स पे, यानी कि ए पार्टी और बी पार्टी दोनों की वॉन्ट्स ना एक दूसरे के पास होनी चाहिए। मतलब जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी जाके बाइंग एंड सेलिंग हो पाएगा। इन दोनों का मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरी शादी तय हो रही है, घर वाले ना लड़की देखने जा रहे हैं, एंड शादी वादी हो गई, और बाद में मुझे पता चला कि वो तो लड़का निकल गया। भाई मुझे जो चाहिए वो है ही नहीं, वो मुझे तो लड़की से शादी करनी थी, वो तो लड़का निकल गया है। ये तो बहुत कॉमन कलयुग की प्रॉब्लम आ गई सर। तो फिर ऐसे इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। समझ में आया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है कि मतलब मेरी जो वॉन्ट है, क्या आपका गुड मेरी वॉन्ट सेटिस्फाई करेगा, और मेरा गुड भी आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई करेगा। सो दोनों एंड से रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके मैच होगा, एंड तभी हम लोग बार्टर एक्सचेंज कर पाएंगे। गॉट इट? फिर है दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। व्हाइल एक्सचेंजिंग goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodities। मान लो मैं एक ग्वाला हूं, आई एम मान लो मेरी एक डेयरी है, दूध डेयरी, एंड मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करता हूं, ऐसा हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, कोई पैसा वैसा नहीं है इसमें। तो अभी मान मुझे एक कस्टमर आया जो मुझे चावल लेना चाहता है, ठीक है, 1 किलो चावल। लेकिन अब मैं 1 किलो चावल, जो चावल है मैं उसको किलोज में मेजर कर रहा हूं, ठीक है, केजी। लेकिन जो मेरा मिल्क है, मेरी डेयरी का, मेरा मिल्क नहीं भाई, गंदे लोग, मेरी जो डेयरी है उसमें जो मिल्क है उसको तो मैं लीटर्स में मेजर कर रहा हूं। तो दोनों का मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग है, एक लीटर्स में है तो एक केजीज में है। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू एक सेम बार पे उसको एक्सचेंज करना? क्या ऐसे दोनों को इक्विवेलेंट वैल्यूज पे? 1 लीटर दूध सेम है, आप लोग कैसे बोल सकते हो कि दोनों सेम है? सर दोनों क्वांटिटीज अलग है, 1 लीटर में है तो एक केजीज में है। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली सर टू कंपेयर दीज टू। तो कैसे आप इसको ये करोगे? तो इसी को, ये भी एक लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो कॉमन मेजर ही नहीं है, क्योंकि गुड्स अलग है, गुड्स का टाइप अलग है। अगर मान लो कोई अगर मैं चावल बेच रहा हूँ
एंड कोई मुझे कपड़े देने आ रहा है, तो मैं कपड़ों को और चावल को कंपेयर कैसे करूंगा, क्योंकि दोनों गुड्स ही इतने अलग है। सो ये भी एक प्रॉब्लम आता था, क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। उसके बाद है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, लेकिन ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होना, जो खराब होते हैं एक टाइम के बाद। जैसे आप लोग मान लो घर में कभी बनानास लाते हैं आपके घर वाले, मतलब, या फिर इनिशियली आप देखना वो ग्रीन होते हैं, कच्चे होते हैं, फिर वो येलो होते हैं, वो पिक जाते हैं। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू डेज वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत एक्सेसिव मीठे होते हैं, एंड उसके बाद वो पेरिश होने लगते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं, जिसको हम एक सर्टेन पीरियड में ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो हो जाते हैं खराब। तो समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। मैं अभी अगर उन बनानास को अगर मैं स्टोर करके रख दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेरिश होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, एंड मैं फिर उनको बेच भी नहीं पाऊंगा। सो पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा, इनको स्टोर करना मुश्किल है। डिफिकल्टीज वर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्की गुड्स, क्योंकि अगर मुझे गुड्स को स्टोर करना है तो मुझे लगेगा स्टोरेज, मुझे लगेगा वेयर हाउस, गोडाउन लगेगा। साथ ही में ये इन पेरिशेबल गुड्स के टाइम स्लॉट में ही, जितने टाइम में वो पेरिश नहीं हुए हैं उतने ही टाइम में मुझे वो बेचने हैं, ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन में मुझे उन्हें बेचना है, तो एक टाइम रिस्ट्रिक्शन आ गया। ये भी एक डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। अभी पहले पढ़ते हैं इसको, ठीक है। In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts. So it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange of another. अभी देखो, पहले के ज़माने में ना लोग है ना अपनी गाय दे देते थे, अपने जो शीप एंड ऑल होते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे ना, जो लोग पालते थे, उनको एक्सचेंज करते थे एंड फिर कुछ खरीद के लेके आते थे पहले के ज़माने में। लेकिन अगर मान लो मुझे इतना बड़ा एनिमल नहीं चाहिए, लाइक कोई मुझे गाय दे रहा है पूरी, तो यू नो समवन इज गिविंग मी, लाइक उस जमाने की बात कर रहा हूँ, समवन इज रेडी टू गिव देयर एंटायर काउ दे रहे हैं, एंड उनको इन रिटर्न डिमांड सिर्फ आधा बोरी चावल, या सिर्फ दे ओनली नीड हाफ सैक ऑफ राइस और हाफ सैक ऑफ व्हीट। लेकिन मेरे पास ऑफर करने के लिए एक पूरा एनिमल है, बट मेरी वांट क्या है, सिर्फ थोड़ा सा। तो वैल्यू देखा कि हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर पा रहे। राइस को आई कैन डिवाइड, मैं एक बोरी चावल को आधा बोरी चावल करके दे सकता हूं ना, मैं आधा निकाल के उसको दे दूंगा। लेकिन क्या मैं अपनी शीप को आधा आधा कट करके दे सकता हूं? तो फिर उसका यूज ही क्या रहेगा, वो वुल दे पाएगी क्या? क्या मैं अपनी काव जो थी, जिससे जिससे सामने वाले को वो मिल्क मिलने वाला था, तो क्या मैं उसको कट करके दे दूंगा तो कुछ यूज होगा उसका? तो जब एनिमल ट्रेडिंग्स की बात आती थी, या फिर जो कुछ गुड्स ऐसे भी होते थे जिनको ना कट करना, जिनको डिवाइड करना या ऐसे क्वांटिटीज में डिवाइड करना ना इम्पॉसिबल था। लेकिन तो इसी वजह से बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती थी कि क्वांटिटेटिव, लाइक इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स को डिवाइड करना ये मुश्किल काम था, ठीक है। एंड फिफ्थ जो आपको दिया है वो है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर डेट में, मतलब क्रेडिट पे लेना, इन शॉर्ट, कि मतलब मैं कल या परसों दूंगा, उसी को बोलते हैं उधारी पे लेना, इन शॉर्ट। रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। एग्जांपल, इट वाज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। अभी पेरिशेबल गुड्स है, एक बार खराब हो गए या यूज हो गए, खत्म हो गए, फिर उसको रीपे कैसे करोगे तुम? यही तो प्रॉब्लम थी। तो बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन सी सारी प्रॉब्लम्स थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, फिर कॉमन वैल्यू का ना होना, फिर उनको स्टोरेज की फैसिलिटी, या उनको पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, इनडिविजिबल डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में। इसीलिए फाइनली हमें मनी, द कंसेप्ट ऑफ मनी केम इनटू द पिक्चर। इसीलिए मनी को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं आज, ठीक है।
नाउ डेफिनेशंस ऑफ मनी। तो हम लोगों को दो प्रोफेसर्स दिए गए हैं, ठीक है, लेट मी चेक स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ, हम लोगों को दिए गए हैं दो प्रोफेसर्स, प्रोफेसर क्राउथर नंबर 1, एक है प्रोफेसर वॉकर। सर प्रोफेसर वॉकर की जो डेफिनेशन है ना, मैं तो एग्जाम में वही लिखूंगा, मनी इज व्हाट मनी डज। सर मार्क्स मिलेंगे? मिल जाएंगे। अरे मिल जाएंगे? जी हाँ, वेलकम टू कॉमर्स, मिल जाएंगे। तो देखो दो डेफिनेशंस है, मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा जो इजी है वो याद रखो। प्रोफेसर वॉकर जी बोलते हैं व्हाट मनी डज, लेकिन क्या ये इतना एक्सप्लेन कर पाती है मनी के बारे में? मनी इज व्हाट मनी डज मतलब पैसा वो है जो चीज पैसा करती है। तो इससे क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो? तो प्रोफेसर वॉकर की डेफिनेशन के साथ साथ आपको अपना एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज मनी। तो पहले देखो प्रोफेसर क्राउथर की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। मनी इज anything that is generally acceptable as means of exchange, at the same time acts as a measure and a store of value। देखो let's break it down। मनी जो जनरली एक्सेप्टेबल है, सोशली सोसाइटी में जिसको एक्सेप्ट किया गया है एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना है वो जो सोशली एक्सेप्टेबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ वो इट एक्ट्स एज अ मेजर, मतलब उसका एक वैल्यू है। जैसे हमारा वैल्यू है ना 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, वैसे हर डिटरमाइंड वैल्यू है एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वो वैल्यू इट इज अ स्टोर्ड वैल्यू। गॉट इट? तो ये पूरा मिलके बनता है मनी। एक तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है, इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, देयर इज सर्टन, इट एक्ट्स एज अ मेजर, वो एक्ट्स एज अ मेजर भी करेगा। जैसे इंडिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था, सॉरी नॉट इंडिविजिबिलिटी, फिर हमने ये पढ़ा था कि कोई कॉमन मेजर यूनिट नहीं था, तो हम ये एक्ट्स एज अ मेजर मतलब ये हर चीज को पैसे में हम लोग तोल माप सकते हैं। जैसे 1 किलो चावल भी हम लोग उसका दाम लगा सकते हैं पैसे में, और 1 लीटर दूध का भी हम लोग पैसे में दाम लगा सकते हैं। तो ये न्यूट्रली हर चीज को पैसे में तोल माप सकेगा, एंड ये स्टोर, इट विल हैव अ स्टोर वैल्यू ऑल्सो। गॉट इट? तो इसी को बोला गया है प्रोफेसर क्राउथर ने मनी। गॉट इट? एंड प्रोफेसर वॉकर तो बोलता है मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसे का काम करता है, दैट इज नथिंग बट मनी। तो जो याद, आई लीव दिस ऑन यू, आप लोगों को जो डेफिनेशन याद रखनी है आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस इन टुडे सेशन, लेकिन आप लोगों को मनी क्या है, फिर ये बार्टर सिस्टम क्या था, पहले के ज़माने में लोग कैसे बाइंग एंड सेलिंग होती थी, कैसे बाइंग एंड सेलिंग करते थे, वेयर एज आज के, एंड तभी बार्टर सिस्टम जो था, बार्टर सिस्टम में कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से मनी को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, यहां तक हमने पढ़ा। उसके साथ साथ हमने मनी की दो डेफिनेशंस देखी। हमने देखा प्रोफेसर क्राउथर की डेफिनेशन, क्राउथर जी ने क्या बोला था, दैट मनी इज एनीथिंग, मनी ऐसा कुछ है जो सोशली जनरली एक्सेप्टेबल है एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, उस वो एक्ट एज अ मेजर, वो हर चीज को पैसे में कन्वर्ट कर पाएगा, इट विल एक्ट एज अ मेजर एंड इट हैज अ स्टोर वैल्यू। गॉट इट? प्रोफेसर वॉकर ने हमें क्या बोला? प्रोफेसर वॉकर ने हमें बोला कि मनी इज व्हाट मनी डज। गॉट इट? तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है चैप्टर 2 में। कल यानी कि अगले वाले सेशन में हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, या एवोल्यूशन ऑफ मनी आप लोग कर लो, कल टाइप्स ऑफ मनी करते हैं, कल टाइप्स ऑफ मनी से शुरू कर लेंगे, आज एवोल्यूशन ऑफ मनी खत्म कर देते हैं। देखो, मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन एंड नॉट बाय रेवोल्यूशन। हेवी लाइन मार दी ना इन्होंने कि मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन से आया है, रेवोल्यूशन से नहीं। रेवोल्यूशन मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेंज से नहीं आया है, एवोल्यूशन मतलब जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होते गए, वैसे मनी नीड ऑफ एन आर बना, फिर मनी इंट्रोड्यूस हुआ। विद passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon need of time and civilization। अभी जो चीज आज पैसा है, जैसे जिस चीज को हम आज करेंसी बोलते हैं, क्या 100 साल पहले भी वही करेंसी थी? अभी आपकी और मेरी जनरेशन, हमने तो डिमोनेटाइजेशन देखा है, हमने नोटबंदी देखी, हम लोगों ने 500 के पुराने नोट को बदलते देखा, नए 500 के नोट, 2000 की नोट आई थी वो फिर से बंद हो गई।
तो क्या मनी का रूप रंग बदलते रहता है, गवर्नमेंट उसको चेंज करती रहती है? तो ये तो हमने काफी रिसेंट चेंज देखा, लेकिन क्या 100 सालों पहले भी नोट्स ही थे? तभी कॉइन्स थे, मेटालिक कॉइन्स थे, गोल्ड, सोने के सिक्के, मुहर जिसको हम बोलते थे ना, राजा महाराजाओं के जमाने में मुहर जो होती थी। तो हर एक सिविलाइजेशन में या हर एक जमाने में मनी वॉज समथिंग, वॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म, इट वॉज नॉट द सेम। ठीक है, मनी यूज इन मॉडर्न टाइम्स is a result of many evolutionary changes that took place over a long period of time. So money का जो physical appearance है या physical structure या जिसको हम value भी बोल सकते हैं, तो है ना, physical structure भी और value भी, ये over the time ना change होते होते gradually develop होते होते ये आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि हमारा मनी का स्ट्रक्चर ऐसा है। आज तो हम लोग गूगल पे, जी पे यूज करते हैं। तो सोने के सिक्के से लेकर हम लोग बार्टर सिस्टम से लेकर हम लोग ये यूपीआई, गूगल पे तक कैसे पहुंचे, इसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ मनी बोलते हैं कि मनी कैसा उसका स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया। एंड उसके बाद फाइनली हमारे सिलेबस में आता है टाइप्स ऑफ मनी, जो हम शुरू करने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके साथ साथ बार्टर सिस्टम क्या होती है वो भी पढ़ा, उसके साथ साथ हमने देखा कि बार्टर सिस्टम के कौन से सारे चैलेंजेस थे जिसके वजह से हमें मनी एज अ कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड मनी कैसे एवोल्यूट हो गया। एंड अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी एंड हमारा चैप्टर होगा कंटिन्यू। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया। लेक्चर को ज़रूर ढेर सारा प्यार दिखाना, लेक्चर को लाइक करके सभी बच्चों ने अटेंडेंस जो है लगानी है। एंड आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को लिखना, आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा उन कमेंट्स पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।